राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी भयानक रूप ले चुकी है। संक्रमण से होने वाली मौत के मामलों में 24 घंटे में नया रिकॉर्ड बना है। बुधवार को एक दिन में 131 लोगों की मौत हुई। वहीं आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अब राजधानी में मास्क न पहनने वालों से 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के खराब प्रबंधन को लेकर आज 8 दिन बाद ही केजरीवाल सरकार को दूसरी बार फटकार लगाई। आज ही कोर्ट ने दोहराया कि दिल्ली सरकार कोरोना मैनेजमेंट के लिए जरूरी कदम उठाने में हिलाहवाली कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आज केंद्र के साथ बातचीत शुरू की है, जबकि उन्हें ये पहले ही करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, और जो कार्रवाई हो रही है वो अब स्थिति को देखकर काफी नहीं है। वहीं दूसरी ओर आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि अब राजधानी में मास्क न पहनने वालों से 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि दिल्ली में स्थिति और खराब हो गई है। बुधवार को राजधानी में कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कारण केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पर बैठक कर दूसरे राज्यों से पैरामेडिकल स्टाफ को दिल्ली बुलाने का फैसला किया है। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के मौके पर जहां पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया था, वहीं प्रकृति ने भी यहां पर जमकर बर्फबारी कर रखी थी। क्योंकि कोरोना के चलते इस साल चारधाम यात्रा खासी प्रभावित रही है, लिहाजा ऐसी आशा की जा रही है कि अगले साल से कोरोना का टीका आ जाएगा और चार धामों में जमकर भीड़ उमड़ेगी। चार धामों में से एक भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए आज बंद होने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समाप्त हो गई। आज विधि विधान से भगवान बद्री विशाल के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीपुरी पहुंचकर दर्शन किए। कपाट बंद होने के मौके पर भगवान बद्री विशाल के मंदिर को जहां फूलों से सजाया गया था, वहीं प्रकृति ने भी बर्फबारी कर धाम में रौनक मचा रखी थी। पूरे वैदिक विधान और मंत्रोच्चारण के बीच भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। मान्यता है कि शीतकाल के 6 महीने के दौरान भगवान बद्री विशाल की पूजा देवता करते हैं। इस दौरान भगवान बद्री विशाल के चल विग्रह को पांडुकेश्वर में ले जाया जाता है। कपाट बंद होने के मौके पर जहां हजारों आम और खास लोग इस पल के गवाह बने, वहीं भारतीय सेना भी इस मौके पर मौजूद रही। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के साथ आज से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस साल के लिए समाप्त हो गई है। अब अगले साल ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के मौके पर जहां आम और खास इस क्षण के गवाह बने, वहीं भारतीय सेना ने भी भगवान बद्री विशाल को प्रणाम किया। कोरोना की वजह से अब की बार पासिंग आउट परेड पे भी असर पड़ा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सालों से चली आ रही परंपरा में आईएमए में बदलाव किया गया है। ये वजह कोरोना की वजह से हुई है। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की सालों पुरानी परंपरा पर कोरोना का असर पड़ा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि वियतनाम के 3 कैडेट पासिंग आउट परेड के करीब 1 महीना पहले ही पीपिंग सेरेमनी का कर अपने वतन को लौट गए। अकादमी के चेटवुड भवन में इनकी पीपिंग सेरेमनी हुई। इससे पहले जून में हुई पासिंग आउट परेड में भी कोरोना के चलते कई बदलाव देखने को मिले थे। दून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में न केवल देश बल्कि विदेश के भी जेंटलमैन कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में अकादमी में 11 मित्र देशों के 208 विदेशी कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वियतनाम के 3 कैडेट भी इन्हीं में शामिल थे, जिन्हें दिसंबर में होने वाली पासिंग आउट परेड का हिस्सा बनना था, लेकिन वियतनाम दूतावास के आग्रह पे इनकी पीपिंग सेरेमनी पहले ही हो गई। वियतनाम दूतावास ये चाहता था कि ये सभी एक साथ वतन लौटें। कोरोना की वजह से जून में ही पासिंग आउट परेड पे असर पड़ गया था। जून में सादगी के तौर पे पासिंग आउट परेड किया गया, जिसमें अभिभावकों को शामिल नहीं किया गया था। अब दिसंबर में पासिंग आउट परेड होने की संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कोरोना का असर इस दिसंबर में भी पासिंग आउट परेड पे पड़ता है। शिक्षा विभाग में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमाम युवाओं को नौकरी दी जा सकती है, जिसके लिए सरकार ने बकायदा कवायद भी तेज कर दी है। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दरअसल राज्य में लंबे समय से रिक्त पड़े समग्र शिक्षा अभियान के पदों को लेकर कैबिनेट की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे राज्य के तमाम युवा बेरोजगारों को शिक्षा विभाग में नौकरी का अवसर मिल सकेगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत कई पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसको लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य भर में तमाम समग्र शिक्षा अभियान के तहत चलने वाली योजनाएं भी प्रभावित हो रखी थी, जिन्हें जल्द ही गति मिल जाएगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा।
महिलाओं और बच्चियों के साथ हैवानियत थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला फतेहपुर की बिनकीद कोतवाली इलाके का है, जहां पर 6 साल की मासूम को एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बना डाला, जिसके बाद पीड़ित को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। गांव में बकरियां चराने गई 6 साल की मासूम के साथ गांव के ही 14 साल के नाबालिग बच्चे ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित मासूम के परिजनों ने बताया कि बच्ची घर से जंगल बकरियां लेकर गई थी कि तभी गांव का 14 साल का आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और जंगल में उसके साथ गलत हरकत को अंजाम दिया। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहन ने जाकर देखा तो खून से लथपथ बच्ची पड़ी हुई थी, जिसके बाद परिजन भागकर उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है। उन्नाव में फिर दिखा एक बार रफ्तार का कहर। आपको बता दें, पूरा मामला उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर 2 सगे भाई अपनी बेटी की शादी तय करके वापस लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर मारने से मौके पे ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला उन्नाव जनपद के हसनगंज थाना क्षेत्र के तेगापुर ग्राम सभा का है, जहां पर के निवासी शांति पाल व उनके भाई मुल्कराज अपनी बेटी के लिए लड़का देखने बंथरा गए हुए थे, जहां से वह वापस आ रहे थे। तभी तेज रफ्तार डंपर पीछे से आकर उनको रौंद दिया, जिसके बाद उन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही परिवार में सूचना मिली, परिवार में कोहराम मच गया। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव पुलिस का कहना है कि डंपर को पकड़ लिया गया है, चालक के साथ में कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन ने चाबुक चलाया है। एसडीएम की संयुक्त टीम ने अवैध खनन कर रहे लोगों पर चाबुक चलाया है। साथ ही साथ मौके से एक जेसीबी और 2 डंपर को भी सीज कराया है। वहीं जो अवैध खनन करने वाले लोग मौके से फरार हो गए हैं। दरअसल रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन की सूचना एसडीएम सदर अंशिका दीक्षित को मिल रही थी, जिसमें एसडीएम सदर ने अपनी टीम के साथ पचखरा गाँव पहुंची, जहां बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन चल रहा था। एसडीएम व उनकी टीम को मौके से देखकर खनन माफिया व गाड़ी चालक फरार हो गए। मौके से एसडीएम को एक जेसीबी व 2 डंपर मिले, जिसे पुलिस के सुपुर्द कर उसे सीज कर दिया गया। वहीं वाहन स्वामी समेत अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मिट्टी के अवैध खनन को लेकर एसडीएम सदर पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रही है। मुखबिर की सूचना पे मौके पर पहुंची एसडीएम ने, जहां पे एक जेसीबी और 2 डंपर को सीज किया है। वहीं जो है एसडीएम की माने तो इस तरह के जो भी गोरख धंधे कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर कितने भी ठोस कदम क्यों न उठा ले, परंतु महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते हुए अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा मामला औरैया जनपद की सदर कोतवाली के केवटरा गांव का है, जहां पर 7 वर्षीय बच्ची की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। औरैया जिले के केवटरा गांव से 13 तारीख को गायब बच्ची का शव कानपुर देहात औरैया बॉर्डर पर बीहड़ के स्योरा गांव में 7 साल की बच्ची का शव क्षति विक्षित अवस्था में मिला। वहीं पुलिस को जब 13 तारीख की रात ही बच्ची के गायब होने की सूचना मिली थी, तभी से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर के सभी तरीके से जानकारी शुरू कर दी। गांव में संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की गई। परिवारजनों ने जिन लोगों पर शक जाहिर की थी, उनसे भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। फिलहाल बच्ची का शव बीहड़ क्षेत्र में क्षत विक्षित अवस्था में मिल गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अब देखने की बात यह है कि बच्ची के हत्यारों पर पुलिस कब तक और कितनी बड़ी कार्रवाई करती है। दिन ब दिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ों की यदि बात की जाए तो बीते 20 दिनों में एक मासूम सहित 5 हत्याओं से दहल चुका है यूपी का बहराइच जिला। आपको बता दें, बहराइच के घीरीघाट थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी मच गई जब 22 वर्षीय परशुराम की कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हाथ पैर बांधते हुए रस्सी से गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। परशुराम बेहद गरीब था और मेहनत मजदूरी करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करता था। देर रात तक जब परशुराम घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू करते हुए गुरुवार को इमामगंज और शिवपुरी के बीच से परशुराम के शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी बहराइच की पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। अब देखना यह होगा कि बहराइच पुलिस कब तक अपराध पर लगाम लगा पाएगी और कब आखिर अपराधी सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। नाबालिग के साथ रेप की घटना के बाद शर्मसार कर देने वाली घटना
सामने आई, जब नाबालिग पीड़िता अपनी फरियाद लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची तो आरोपियों को बचाने के लिए पीड़ित पर दबाव बनाया गया और उन्हें जूतों चप्पल से भी पिटाई की गई। योगी सरकार भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन प्रदेश की पुलिस इस अभियान की हवा निकाल दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही वारदात अयोध्या जनपद में हुआ। पहले तो दबंगों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया, फिर इन आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस भी जूता चप्पलों से पिटाई कर दी। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन यह घटना अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। अयोध्या में नाबालिग के साथ हुई इस घटना के बाद जिला प्रशासन महिला कांस्टेबल पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है और उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के दावे पूरी तरह से फेल नजर होते हुए आ रहे हैं। ताजा मामला मथुरा के हाईवे थाने का है, जहां एक 20 वर्षीय युवती के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया। युवती के द्वारा बताया गया कि उसके कुछ लोग अपहरण करके अपनी गाड़ी में ले गए और उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में रहने वाली 20 वर्षीय युवती ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की सूचना पुलिस को दी। पीड़िता युवती ने बताया कि उसको गाड़ी में डालकर कुछ लोग ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती के पिता का कहना है कि उनकी लड़की दूध देने गई थी कि नामजद उसे गाड़ी में डालकर ले गए और उसके साथ गलत कार्य किया। पीड़ित युवती के पिता का आरोप है कि थाने का एक दरोगा और एक सिपाही नामजद आरोपियों से मिले हुए हैं। युवती के साथ हुई गैंगरेप की घटना की जानकारी पुलिस के अधिकारियों को मिलते ही आनन फानन में पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं मथुरा एसएसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि पीड़िता स्वयं चलकर उनके पास आई और अपनी आप बीती बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन यहां एक पुलिस की कार्यप्रणाली पे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। राजधानी लखनऊ में धोखाधड़ी करने के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा, जिसका एक ताजा मामला सामने देखने को मिला, जहां एक व्यापारी ने धोखाधड़ी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। आपको बता दें, पूरी घटना लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र के विक्रांत खंड इलाके की है, जहां प्लाट खरीद में हुई धोखाधड़ी और आरोपियों की तरफ से मिल रही धमकियों से तंग आकर एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। व्यापारी ने अपने घर में बेटे के कमरे में आत्महत्या की और आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने आरोपियों के नाम का जिक्र किया। व्यापारी रामचंद्र श्रीवास्तव ने रॉयल सिटी इंफ्राटेक में एक प्लाट बुक कराया था। इस प्लाट के लिए व्यापारी ने 10 लाख रुपए का भुगतान भी किया था। इसके बावजूद ना तो उसको प्लाट पर कब्जा दिया गया और ना ही उसके पैसे वापस किए गए। वहीं व्यापारी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो रॉयल सिटी इंफ्राटेक के डायरेक्टर अंशु ने, अजीत ने और संदीप सिंह द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया, जिससे उन्होंने परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हालांकि इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि लखनऊ के नए कमिश्नर के आने के बाद जहां एक तरफ तमाम दावे किए जा रहे हैं कि अपराधों को रोका जाएगा, उसमें अब आने वाले समय में अपराधों को किस तरह से रोका जाएगा और धोखाधड़ी करने वालों के लिए किस तरह का एक डर पैदा होगा, जिससे मजबूर लोगों को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। भुजवा गाँव में लड़की की शादी परिजनों ने दूसरे जगह तय की तो लड़की ने घर के पीछे फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। बता दें कि यह पूरा मामला मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र के भुजवा गांव का है, जहां पर कुछ दिन पहले ही लड़की के परिजनों द्वारा उसकी शादी कहीं और तय की गई थी, जबकि लड़की किसी और से प्यार करती थी। जिसके बाद काफ़ी लड़की ने प्रयास किया कि उसके घर वाले मान जाएं, लेकिन जब घर वाले लड़की के नहीं माने तो लड़की घर के पीछे जाकर फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। जिसके बाद इस घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई तो परिजन शव को लेकर गन्ने के खेत में फेंक आए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी मामले को लेकर के लड़की ने आत्महत्या कर लिया फांसी लगा करके, जिसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है।